संसद। क्या टॉपिक चल रहा था? एंटी डिफेक्शन लॉ ना। दल बदल अधिनियम 1985। थैंक यू सर। 1985 किसकी सरकार थी इस टाइम? राजीव गांधी की सरकार के द्वारा दल बदल कानून बनाया गया था। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति जो है एक दल से दूसरे दल में जाने की जो उनका जो व्यवहार था वो जल्दी पार्टी को चेंज कर लेते थे। अब यदि किसी पार्टी को चेंज करना है तो कैसे कर सकता है, या फिर दल बदल कानून कब लागू होगा किसी पे? तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि एक तिहाई सदस्य एक साथ चले जाते हैं और इससे कम गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये कंडीशन तो 2003 तक थी। और ये कब हुआ था? ये 1985 में हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ? 52वां। लेकिन अब एक तिहाई की जगह क्या कर दिया? 2 तिहाई कर दिया, क्योंकि इसका दुरुपयोग होने लगा तो 2 तिहाई किया। 2 तिहाई सदस्य यदि एक साथ जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये संविधान संशोधन कौन सा था? 51वां संशोधन। कब हुआ था? 2003 के अंदर। अब हाल घड़ी यदि बात की जाए तो इसकी कंडीशन क्या है? 2 तिहाई वाली है। यदि इतने लोग एक साथ जाते हैं तो माना जाएगा कि पार्टी मर्ज हो चुकी है, विलय हो चुका है एक पार्टी का दूसरी पार्टी के अंदर। आ रही बात समझ में? इस कंडीशन में उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। आज हम बात करेंगे प्रावधान की। प्रावधान कौन कौन से हैं? यदि बात करें कोई भी सदस्य है उसको उसके ऊपर दल बदल कानून लागू करना है तो उसके लिए कौन कौन से प्रावधान है? जल्दी बैठो। पहली कंडीशन तो ये है कि यदि कोई व्यक्ति सदन का कोई सदस्य है वो लगातार सदन में अनुपस्थित रह रहा हो, एक कंडीशन तो ये हो सकती है। और साथ साथ दल के द्वारा उसको किसी भी पक्ष में वोट करना हो, किसी भी उसको उसकी बात माननी पड़ेगी, मतलब दल की बात को मानना होगा। यदि दल की बात नहीं मानेगा तो क्या होगा? उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। आगे बात समझ में? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सिंपल आप समझ लेना। एक तो पहली कंडीशन क्या होगी? यदि कोई व्यक्ति दल बदल कर लेता है, कितने से कम? 2 तिहाई सदस्यों से कम, तो क्या हो जाएगा? सदस्यता रद्द हो जाएगी। एक कंडीशन क्या हो सकती है? किसी पार्टी के सदस्य, मतलब पार्टी जो है उसके द्वारा बोला गया कि किस पक्ष में किस विपक्ष में वोट देना है, मत देना है, उस आधार पे यदि वो उसका उल्लंघन करता है, उसकी बात को नहीं मानता, तो भी उसकी सदस्यता क्या मानी जाएगी? मतलब रद्द की जा सकती है। शिकायत हो सकती है लोकसभा अध्यक्ष के पास, शिकायत हो सकती है राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा सभापति के पास। वो निर्धारण करती है। इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है? और क्या हो सकती है? और किसकी सदस्यता रद्द हो सकती है? निर्दलीय जो कैंडिडेट होते हैं, निर्दलीय आपको पता है किसी पार्टी से उनका कोई वास्ता नहीं होता है ना। यदि वो जीतने के बाद यदि बात करें फिर किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या होगा? सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और एक और कौन बचा हुआ है? मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य की बात करें तो उनके पास टाइम पीरियड रहता है 6 महीने का। 6 महीने के अंदर अंदर वो किसी भी पार्टी को चेंज कर सकते हैं। यदि मतलब किसी पार्टी को चेंज किया, किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। पार्टी ज्वाइन की तो ठीक है, 6 महीने के बाद में करता है तो इसका मतलब क्या होगा? सदस्यता रद्द हो जाएगी। क्या बात समझ आ गई? ये चीज आपको ध्यान रखना। अपवाद आपसे पूछा जा सकता है। अपवाद क्या हो सकता है? किसकी सदस्यता रद्द नहीं हो सकती? यदि 2 तिहाई सदस्य एक साथ चले जाते हैं तो सदस्यता रद्द नहीं होगी। इसका मतलब एक चीज ये ध्यान रखनी। और लोकसभा अध्यक्ष जो है, यदि वो किसी पक्ष में मत करता है, वो अपने मत का स्वतंत्र तरीके से वो उसका प्रयोग कर रहा है, तो उसके आधार पे उसको ऐसे मतलब उसके ऊपर कोई बाध्यकारिता नहीं है कि तुझे किस पक्ष में मत देना है। तो इस आधार पे भी क्या हो सकता है? मतलब लोकसभा अध्यक्ष जो है वो स्वतंत्र है। इसका मतलब वो किसी भी पार्टी से या फिर वो पार्टी से त्याग पत्र भी दे सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात समझ में? ठीक, प्रावधान लिखते हैं आज अपने। लिखिए जरा, देखिए देखो इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी सदस्य की सदन से सदस्यता
सदन से सदस्यता समाप्त मानी जाएगी यदि वह, अब यहां से पॉइंट लगाना है आपको, पहला पॉइंट तो है वह अपने दल के दिए गए निर्देशों के विपरीत मतदान करता है। विपरीत मतदान करता है या सदन में अनुपस्थित रहता है। वह दल द्वारा उसे 15 दिन के भीतर क्षमादान प्रदान नहीं किया गया है। सुपरफ्लूअस हो गया क्या? क्षमादान प्रदान नहीं किया गया, ठीक है, ऐसे लिख लेना। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना, यदि कोई निर्दलीय सदस्य स्थान ग्रहण करने के पश्चात, किसी अन्य दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखना, मनोनीत सदस्यों की बात करें तो कितना समय रहेगा? 6 महीने। देखो यदि मनोनीत सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के पश्चात, करने के 6 महीने बाद, ऐसे ना 6 माह बाद किसी अन्य दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अपवाद बता सकते हो तुम? कौन कौन से अपवाद होंगे जहां पे दल बदल कानून लागू नहीं होगा? बताइए जरा। वेरी गुड। एक कंडीशन तो ये है कि 2/3 साथ कर लो आप। 2/3 अगर सदस्य साथ है तो विलय माना जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है।
दो तिहाई वाला मामला समझ आया ना तुम्हें? सपोज करो 90 सदस्य है किसी पार्टी से, है ना, उसका दो तिहाई कितना होगा, कितना होगा, ये 30 × 2 कितना होगा 60। यदि 60 लोग एक साथ जा रहे हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो यदि 59 हो गए तो दिक्कत है, इसका मतलब 60 से प्लस ही होना चाहिए, दो तिहाई का मतलब यही होता है। इसका मतलब ये माना जाएगा कि इतने लोग अगर एक साथ जा रहे हैं तो ये माना जाएगा कि कोई दल का क्या हो रहा है, विलयकरण हो रहा है, मर्ज हो चुका है। वो कोई ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल पसंद नहीं आई, इस वजह से सारे लोग जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो स्वतंत्र है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना जो जिस दल से वो बिलोंग करता है उस दल से वो क्या कर सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जब कभी निर्णायक मत देना होता है तो निर्णायक मत की स्थिति में वो स्वतंत्र तरीके से मत दे सकता है, किसी के दबाव में आकर के वो नहीं कहेगा अच्छा दल बोल दे उसको कि अच्छा किसके पक्ष में देना है मत नहीं देना, ये बातें नहीं हो सकती। एक तीसरी कंडीशन और है, यदि किसी सदस्य को कोई दल निष्कासित कर दे, दल क्या कर दे, निष्कासित। निष्कासित क्या होता है, निकाल देना। दल से उसने खुद ही निकाल दिया तो उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करे बोलिए ना। बीजेपी मान लो किसी सदस्य को बोलती है कि मैं निष्कासित करती हूँ देखो, फिर कोई उसके ऊपर वो चीज़ें लागू नहीं होने वाली। आगे बात समझ में? फिर तो किसी के पास तो जाएगा ना। तो तीन चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ये अपवाद है, सेकंड पॉइंट लगाओ, ये उतार लिया था क्या? देखो अपवाद, लिखो देखो, दल बदल अधिनियम निम्न पर लागू नहीं होगा। कौन कौन सी है वो निम्न बातें? ऊपर लाइन लगाओ पहले, दल बदल अधिनियम निम्न पर लागू नहीं होगा। पहला पॉइंट, दल बदल अधिनियम निम्न पर लागू नहीं होगा, निम्न पर लागू नहीं होगा। निम्न बातें हैं वो कौन कौन सी है देखो, पहला पॉइंट लिखो, देखो यदि किसी दल के 2/3 सदस्य, यदि किसी दल के 2/3 सदस्य, यदि किसी दल के 2/3 सदस्य अन्य दल में चले जाते हैं, दो तिहाई सदस्य अन्य दल में चले जाते हैं, अर्थात दल का विलय हो जाता है, दल का विलय हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, सदन का पीठासीन अधिकारी अपने दल से सदस्यता समाप्त कर लेता है तथा निर्णायक मत की स्थिति में वह स्वतंत्र होकर मत प्रदान कर सकता है। स्वतंत्र होकर लिखना, ठीक है, मत प्रदान कर सकता है। तीसरा पॉइंट लिखो, यदि दल के द्वारा
किसी सदस्य को दल से निष्कासित कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। निर्णायक अधिकारी कौन होता है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? निर्णायक अधिकारी। ये दल बदल लागू होगा, किसी की सदस्यता रद्द होगी, इसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास? किसके पास है? पीठासीन अधिकारी, सदन के पीठासीन अधिकारी। सदन के पीठासीन अधिकारी का मतलब लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। ये क्या करेंगे? किसी भी सदस्य की निरोग्यता का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक कंडीशन है कि इनके द्वारा दिया गया निर्णय जो है उसकी समीक्षा हो सकती है। समीक्षा कौन कर सकता है? उच्चतम न्यायालय समीक्षा करेगा। और उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये समीक्षा की जो शक्ति है ये कब प्राप्त हुई थी? आपसे पूछा जाए कब प्राप्त हुई? 1992 में। ये हो तो होलो होल बात, ठीक है, ये ध्यान रखना। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि सदन के अंदर क्या कार्य हो रहा है, किस प्रकार की चीजें हो रही है, तो उच्चतम न्यायालय को बीच में नहीं आना चाहिए। फिर भी प्रत्येक न्यायिक निर्णय की समीक्षा होती है ना, तो ये भी तो एक प्रकार से क्या है? निर्णय कर रहा है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, जो किससे भी हो सकती है ना, तो ये चीज है, तो निर्णय करेगा। वैसे हम अगर अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 122 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 121 पढ़ते हैं, 121 के अंदर ये बताया है कि न्यायालय के अंदर क्या गतिविधि हो रही है, संसद में उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। 122 में लिखा हुआ है कि संसद में क्या गतिविधियां हो रही है, तो उच्चतम न्यायालय उसकी कोई जांच नहीं करेगा। हरी बात समझ में नहीं करेगा, इसका मतलब ये कंडीशन है। पर फिर भी हो रही है जांच, तो इसलिए माना जाता है कि उच्चतम न्यायालय जो है थोड़ा आगे आकर के डिसीजन ले रहा है। उच्चतम न्यायालय ने एक डिसीजन और लिया 2 दिन पहले ही ना, किसी को पता है? हाँ, संपत्ति के अधिकार। आपको पता है ना संपत्ति का अधिकार क्या था मामला? ये वैसे संपत्ति का अधिकार है नहीं आपके पास, मूल अधिकार नहीं है, थोड़ा पता है, पता होना चाहिए आपको। क्योंकि जब भारत में संविधान लागू हुआ, भारत आजाद के बाद, है ना, तो कंडीशन ये थी कि मूल अधिकार भी दे दिए और साथ साथ राज्यों के लिए कुछ कर्तव्य थे, कुछ नीति निर्देशक तत्व थे, है ना, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं। अनुच्छेद 39 की बात करते हैं तो 39 बी और सी, जहां कुछ कंडीशन है कि संसाधनों का समान रूप से बंटवारा होना चाहिए और साथ ही साथ केंद्रीकरण को रोकने के लिए राज्य को कदम उठाना होगा। मतलब धन एक जगह इकट्ठा ना हो, एक ही व्यक्ति के पास आ जाए धन, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको पता है कि अंग्रेजों की देन थी कि गरीबों का काफ़ी शोषण हुआ। उन लोगों के पास जो ज़मीन थी लोगों ने हड़प ली, मतलब जो बड़े जमींदार थे, ज़मीन सारी उन्हीं के पास चली गई। अब जो गरीब है वो गरीब है, इसका मतलब उनके पास कोई भी संपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि समाजवाद में ऊंचाइयाँ छू रहा था और ये कोशिश की जा रही कि जल्दी समान रूप से बंटवारा हो जाए सभी के अंदर, ऐसा हो रहा था। पर जैसे बंटवारे की बात होती है तो आपको पता है संविधान निर्माण करने वालों में ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा रिच व्यक्ति थे, धनी थे। उन लोगों ने अनुच्छेद 31 को अपने पास रखा और इसके लिए सुरक्षा भी करवाई। यदि आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत तुम जाते हो, सुप्रीम कोर्ट की शरण प्राप्त कर सकते हो, है ना, अगर कोई भी अधिकार, अगर आपका हनन होता है अधिकारों का। तो इस आधार पर यदि तुम्हारी जमीन, अगर जिन लोगों के पास जमीन ज़्यादा है उन लोगों से जमीन छीन करके किसी अन्य व्यक्तियों को दे दिया जाए जिनके पास नहीं है, तो क्या वो लोग करने देंगे? नहीं, क्योंकि जैसे ही उनकी ज़मीन हड़पी जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसके बाद में ये मामला चलता रहता है, काफ़ी वाद आए थे। आपको शुरुआत के अंदर आपने देखा होगा शंकरी प्रसाद है, सज्जन सिंह है, फिर गोलकनाथ है, फिर ये केशवानंद भारतीवाद जो अपने आप में बड़ा एक आधारभूत ढांचा का प्रतिपादन करने वाला जो सिद्धांत था ना, वो एक बहुत शानदार डिसीजन था वो 1973 का वो। पर कंडीशन ये थी कि अब जैसे समाजवाद लाना है तो इस कंडीशन में कोशिश की जाएगी कि अच्छा सरकार क्या करे उसके लिए, मतलब लोगों के अंदर किस प्रकार से समान रूप से बंटवारा हो सके धन का, है ना। इसलिए 1978 के अंदर आप सभी को मालूम है सरकार थी जनता पार्टी की, मोरारजी देसाई थे। 44वां संविधान संशोधन हुआ, संपत्ति का अधिकार जो कि सबसे ज्यादा खराब करने वाला था। जैसे संपत्ति का अधिकार हम छीनने की कोशिश करते हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट भाग जाते हैं क्योंकि हम उनकी जमीन को हिला नहीं सकते।
कंडीशन ये भी है कि यदि भाई अगर किसी की ज़मीन है और ज़मीन के अंदर से कोई रोड निकलवानी है मान लो, तो वो तो कहेगा नहीं, ऐसे कैसी, ज़मीन तो मेरी है, आपका कोई हक नहीं है, राज्य कोई हक नहीं है कि वो ज़मीन में कोई भी किसी प्रकार की रोड निकाल दे या कोई किसी प्रकार का कोई अपने तौर तरीक़ों से किसी चीज़ का यूज़ कर ले वो, है ना। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपके पास अधिकार कौन सा था? अनुच्छेद 31 था। और आपको पता है अनुच्छेद 19 भी था। 19 में जब तुम F पढ़ते हो, F है ना, अब नहीं रहा वो, इसका मतलब फिर इसका मतलब ये सारी चीज़ें थी, इनका क्या हुआ, वहाँ से हटा दिया। कब हटाया? 1978 में। संशोधन कौन सा था? 44वां। इसका मतलब ये होता है कि अब यदि वो जो कंडीशन हुई थी उसको कानूनी अधिकार बना दिया, विधिक अधिकार बना दिया, अनुच्छेद 300 कै में जोड़ दिया, वो आपका 300 कै वहां चला गया जो कि 31 में था। और आपको पता है मूल अधिकार 12 से लेके कहां तक है? 31 में आपका मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार था, वो नहीं रहा। अभी नहीं रहा तो क्या आप जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। हाँ, यदि कोई भूमि किसी की ली जा रही है तो इसका मतलब उनको मुआवजा, कुछ कंपनसेशन, इस प्रकार की चीजें दी जाएगी, वो अलग बात है। अब राज्य अब बहुत ज्यादा मतलब इससे बाहर आने लगा और कोशिश करने लगा, जो भी जमीन उसको पसंद आती है, लगता है कि ये तो इसकी जगह कुछ मतलब ये तो राज्य का उसके ऊपर अधिकार है, राज्य कभी भी ले सकता है जमीन। इसका मतलब आपके पास कोई जमीन है, अगर आते ही राज्य बोल दे कि ये तो मेरी है, दिक्कत है ना। ये समाजवाद का मतलब यही था। आपने देखा इंदिरा गांधी ने बहुत सारे बैंक थे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों ने खूब पैसा कमाया, इकट्ठा किया। आते इंदिरा गांधी आके उनके दरवाजे पर खड़ी होगी, पैसा मेरा, बैंक मेरे, तो गलत बात है ये तो, है ना। अब ऐसा हो रहा है कि जैसे बिल्डिंग्स है ना, मुंबई की बिल्डिंग से हम बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है। ऐसा होता है तो फिर सरकार एक प्रकार से कोशिश करती है कि हम इनकी सुरक्षा करेंगे और हमारा पूरा दायित्व बनता है कि यदि इस प्रकार की बिल्डिंग आपके गिर जाती है तो ये तो गलत है ना। फिर उनकी जगह पे सरकार क्या करती है, उनको बिल्डिंग से खाली करवाया जाता है, मतलब उनको बोला जाता है कि तुम कहीं और चले जाओ, और जो जर्जर हुई बिल्डिंग है उनको तोड़ के वहाँ पे कोई और नई बिल्डिंग बना दी जाती है, या फिर उसका अधिग्रहण कर लिया जाता है राज्य के द्वारा। राज्य बोलती है कि जमीन तो मेरी है। ये गलत है या सही है? गलत है। बस इसी चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, इतने दिन आपने किया वो एक अलग परिस्थिति थी, पहले ये करना जरूरी था क्योंकि संसाधनों का समान रूप से बंटवारा होना ही था, लेकिन अब ये इस प्रकार से नहीं चलेगा, क्योंकि इस हिसाब से तो कोई भी व्यक्ति है जिसकी निजी संपत्ति आप आकर के हड़प लोगे, इसका मतलब। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आगे आकर के ये फैसला दिया। फिर आपको लगता है तो पहले इस प्रकार की कोई चीज हुई, पहले जो फैसले आए थे उन फैसलों को बदलने के लिए नया फैसला आ सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या अपने द्वारा दिए गए डिसीजन को बदल सकता है क्या? बदल सकता है, लेकिन बदलने की कंडीशन क्या होती है? पहले जितने जज थे उनसे कुछ जज अधिक होने चाहिए, मतलब जजों की संख्या जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अभी बात समझ में? एक जैसे मान लो कि पहले 7 जजों की पीठ ने कोई डिसीजन दिया है, तो अब वो 7 नहीं, अब आपके पास 9 होने चाहिए। 9 होंगे तब जाकर के आप पहले वाले डिसीजन को बदल सकते हो। जैसे आपको लगता है केशवानंद भारतीवाद जो है उसमें आधारभूत ढांचा शामिल किया गया था, मतलब उसके अंदर संविधान की एक आत्मा है, आधारभूत ढांचा, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये 13 जजों की खंडपीठ थी, इसका मतलब वहां पे 6 साल से निर्णय आया था। यदि उस चीज को भी बदलना पड़े तो फिर आपको क्या करना होगा? जजों की संख्या को बढ़ाना होगा। फिर आपका वो मत भी मतलब उस कंडीशन में आएगा, यदि 15 हुआ तो कितना आएगा? 8-7 तो चेंज किया जा सकता है। ये कंडीशन है, थोड़ा ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया किया, ये थोड़ा सरकार मनमानी करती है तो उसके ऊपर रोक लगा रही है। हम क्या पढ़ने वाले आगे? अपवाद नहीं, निर्धारित करने का मतलब निर्णय का अधिकारी कौन है ना। नहीं हटेगा नहीं, ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कुछ रोक लगा देता है कि अच्छा ठीक है, कुछ चीजें जायज होती है तब तक तो ठीक है, सरकार नाजायज काम करना शुरू कर देती है। भाई 300 कै जोड़ना सही था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका ना उसके लिए, उसको भी पता था शुरुआत के अंदर, जब शुरुआत के अंदर ही मतलब जैसे संपत्ति का अधिकार जो है, अब 9वीं अनुसूची जब जोड़ी भूमि सुधार कानून से जुड़ी हुई, जो भी विषय हम 9वीं अनुसूची में डाल देंगे, और संपत्ति का अधिकार यदि कोई छीनने का प्रयास करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, क्योंकि 9वीं अनुसूची में जो विषय डाल दिया उसकी समीक्षा नहीं करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये दिया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला ठीक है, क्योंकि तब तक आपस में संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बढ़िया बन रही थी और बननी भी चाहिए थी, क्योंकि ये करना भी सही था। पर धीरे धीरे पता चला कि संसद अपनी शक्तियों को और ज्यादा, डिक्टेटरशिप आ गई उसके अंदर, तानाशाह हो चुका है वो। धीरे धीरे वो कोशिश करता है कि मैं हर चीज अपने हिसाब से कर लूँ, तो आम नागरिक जो है उनके मूल अधिकारों का हनन होता है। तो उनको बचाने के लिए कौन है? फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। इसका मतलब कब आया? 1967 में आया था, फिर 1973 में आया। संसद अपनी संशोधन कर करके शक्तियां बढ़ा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोका कब? अच्छी तरीके से रोका कब? 1973 के अंदर केशवानंद भारतीवाद। उससे भी बढ़िया तरीके से कब रोका? मिनर्वा मिल्स आया था 1980 के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो कई बार लगता है कि अच्छा 300 कै जोड़ना सही था वो, क्योंकि वो काम करना ही था, ऐसा होना ही था, इस वजह से क्योंकि लोगों के पास जो
कुछ लोगों के पास ऐसे कह सकते हो भाई 100% भूमि है और 100 लोग हैं, इसमें से 90% जो भूमि है वो केवल 10% लोगों के पास है, और जो बच गई जो 10% भूमि है उसके ऊपर 90 लोग हैं। सही है या गलत है भाई? केवल 10 लोगों के पास 90% भूमि है, इतने से क्या करेंगे वो? और इन 10% जो लोग हैं इनके 90% जो लोग हैं इनके पास केवल 10% भूमि है। गलत बात है ना? मैं आपको बोल दूं कि वो जो कॉर्नर दिखाई पड़ रहा है ना, उसकी जगह पे ये इतना बड़ा रूम है ना, उस जगह पे आपको छोड़ देता हूँ, मेरी जगह इतनी सारी है, मेरी अकेले की इतनी सारी जगह है। सही है गलत है? बंटवारा पूरा होना चाहिए ना समान रूप से, ये कंडीशन है। इस आधार पे रोका गया। अब सुप्रीम कोर्ट यदि आगे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 300 क्या ऐसे नहीं है कि हटाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर उसकी जांच पड़ताल करने के बाद में ठीक से निर्णय देना होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि तुम मनमानी नहीं कर सकते, संसद को ये ऐसा अधिकार नहीं है कि हर किसी की भूमि छीन ले वो। गलत बात है ये, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, संसद क्या करती है? मतलब सरकार की बात करूं, राज्य क्या करती है? किसी की भूमि है, उसको पसंद आ गई वो भूमि, उसने वो भूमि ली और उसके बदले में बोला कि ये लो पैसे ले लो तुम जाओ। ऐसे थोड़ी होता है ना? ये तो गलत बात है। निर्णायक अधिकारी कौन होता है वैसे? पीठासीन अधिकारी, मतलब लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति होता है। ये दोनों लोग जो है वो निर्णय कर सकते हैं, लेकिन इनकी समीक्षा भी हो सकती है। और वो वाद आपको याद रखना है कि हो तो होलो होल वाद, याद है क्या? कि हो तो होलो होल वाद 1992। लिखो जरा, निर्णायक अधिकारी लिखो, लिखो दल बदल के आधार पर दल बदल के आधार पर सदस्यों की निर्योग्यता का निर्धारण। केवल दल बदल की बात कर रहा हूं, आपको अनुच्छेद 102 भी देखना है, 103 भी देखना है, वहां पे कौन करता है? वहां राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो दल बदल से संबंधित नहीं हो सकता। ठीक है? दल बदल के आधार पर सदस्यों की निर्योग्यता का निर्धारण सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। अर्थात लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा के क्या? सभापति। राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। ठीक है? सभापति द्वारा निर्धारण किया जाता है। इसके आगे आपको ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है 1992 में कि हो तो होलो होल वाद में न्यायालय ने पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा की शक्ति प्राप्त कर ली। अर्थात अब न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। ताकतवर कौन है वैसे? अब
ताकतवर कौन है वैसे? आगे सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे ना, तुम्हें बड़ा अच्छे से समझ आएगा। ताकतवर संसद के पास अनुच्छेद 368 है, ध्यान रखना। कौन सा? 368। 368 से संसद क्या करती है? संविधान में संशोधन कर सकती है, अपने अनुकूल बना सकती है किसी चीज को। कोई प्रतिकूल कोई डिसीजन आया तो उसको अनुकूल करने का काम किया जाता है संसद द्वारा। 368 ये शक्ति है सबसे बड़ा, ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, इसका यूज कर सकती है संसद, है ना। लेकिन अनुच्छेद 13 की बात कर लेते हैं, मूल अधिकारों की बात कर लेते हैं हम। तो समीक्षा की जा सकती है किसके द्वारा? न्यायालय। कोई भी कानून बनाया है वो कानून सही है या गलत है, उसको ऊपर बैठा न्यायालय जो है अच्छे से देख रहा है। यदि गलत है तो इसका मतलब उसको वो सिरे से खारिज कर सकता है पूरे बने बनाए कानून को। यदि वो कहे कि अच्छा ये गलत है, ठीक नहीं है, मतलब लोगों के हित के लिए नहीं है इसका मतलब, तो आपको पता है कि शक्ति जो है हाल फिलहाल यदि बात करें तो ज़्यादा किसके पास है? संसद के पास भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ ज़्यादा दिखाई पड़ती है या नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सचेतक। सचेतक समझते हो क्या होता है? कौन होता है व्हीप? सचेतक कौन होता है? व्हीप कौन होता है? कौन होता है सचेतक? किसी दल में कोई सदस्य होता है, सचेतक की भूमिका का निर्वहन करता है, मतलब व्हीप। व्हीप मतलब कोई भी दल है, उस दल के अंदर एक सदस्य होता है, वो पूरे जिसमें जितने भी दल में जितने भी सदस्य होते हैं उन सब पे निगरानी रखने का काम करता है। कौन सदस्य उपस्थित हो रहा है, कौन नहीं हो रहा, कौन जिस मतलब जो किसी बात का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, वो है ना, सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। जैसे मान लो मेरी क्लास है, मेरी क्लास में तुम सारे लोग हो, है ना, और मैं यहाँ पे व्हीप नियुक्त हो चुका हूँ और मैं आपका ध्यान रखता हूँ। ऐसे समझ लो कि मैं टीचर नहीं हूँ, मेरी छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, किसी अन्य बच्चे की बात कर लेता हूँ। जैसे किसी की बात कर लो, आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा की बात कर लेता हूँ। पूजा जो है व्हीप है और मैं क्लास से बाहर चला गया, वैसे मैं हूँ क्या? मान लो अध्यक्ष हूँ, ठीक है। आप क्या हो? व्हीप हो। ये पूरा का पूरा दल है, ये आधा इधर दल है, ये ए है, ये बी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे लक्ष्मी की बात कर लो, इधर व्हीप नियुक्त कर दिया किसको? लक्ष्मी को। अब यदि दल जो है किसी कोई भी मतलब किसी भी विधेयक को लेकर के कोई वोटिंग करवानी है, कोई भी काम करवाना है ना, उपस्थित होने के लिए बोलना है किसी भी सदस्यों को, वो नहीं आ रहे तो ध्यान रखेंगे, वो इधर पूजा ध्यान रखेगी, है ना। अपने जो सदस्य हैं उनके ऊपर ध्यान रखा जाएगा, कौन काम कर रहा है ठीक से, कौन नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है इसका मतलब दल की बातों का उल्लंघन कर रहा है, दल की बातों को नहीं मान रहा, तो ये मेरे से शिकायत करेंगे, मैं आके क्या कर दूंगा? रद्द कर सकता हूँ भाई, उल्लंघन होगा तो। अच्छा, सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करने का काम देखो, बुलाया जाता है, कब कहाँ कौन सी जगह पे दल के जो सदस्य कब आना है, इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो व्हीप होता है, वो सब ध्यान रखता है। क्या बात समझ आ रही? एक मॉनिटर है, इसका मतलब ये होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। लिखो जरा, सचेतक हेडिंग लगाओ। लिखो प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा, सचेतक में लिखो प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित होने व मतदान करने के लिए सदस्यों को क्या लिखा है? सदन में उपस्थित होने व मतदान करने के लिए, सदन में उपस्थित होने व मतदान करने के लिए सचेतक क्या बोलते हैं? व्हीप जारी किया जाता है। सचेतक जारी किया जाता है, सचेतक जारी किया जाता है तथा सचेतक जारी किया जाता है तथा इसके लिए एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है। इसके लिए एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है, एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है
नियुक्ति की जाती है जो मुख्य सचेतक कहलाता है। मुख्य सचेतक की संज्ञा दी जाती है, सचेतक कहलाता है। व्हीप कहते हैं हम नॉर्मल भाषा में, व्हीप नाम आएगा आपके सामने, व्हीप ने ये बोला है, व्हीप ने अलग अलग प्रकार की, जैसे न्यूज़ वगैरह देखते हो तो वहाँ पता रहता है कि व्हीप का नाम आता है, तो समझ लेना व्हीप मतलब क्या होता है। किसी दल के अंदर कोई नियुक्त व्यक्ति होता है जो कि उस दल के अंदर गतिविधियों पे पूरी तरह से निगरानी रखता है, कौन सा काम ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा, वो दल की बातों को मान भी रहा है कि नहीं मान रहा, है ना, ये चीज़ें होती है। यहाँ थोड़ा ये रहता है भी सचेतक कोई चीज़ का ध्यान रखता है, तो अब किसी व्यक्ति को जिता करके भेजा है किसी भी जगह से, तो वो अपने तौर तरीकों से कोई काम करे तो फिर ऐसा नहीं होता, क्योंकि दल है, दल सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे। वो व्यक्ति अपनी बात रखता है या मत किस पक्ष में दे रहा है नहीं दे रहा, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर कोई मतलब इस प्रकार की चीज़ें नहीं है कि वो स्वतंत्र होकर काम कर दे, ना। तो यहाँ पे कुछ न कुछ विशेषाधिकारों का हनन हो रहा है उसके, नहीं हो रहा क्या? क्योंकि काम कौन कह रहा है, मतलब दल बता रहा है कि ऐसे करना है, दल कहेगा तो ही उसको उसी प्रकार से काम करना है। दल की उल्लंघनता करेगा तो क्या होगा, फिर शिकायत होगी सचेतक द्वारा, और लास्ट में दल बदल कानून लागू हो जाएगा। दल बदल कानून लागू होने के कारण बहुत सारे अपने अच्छे से पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट लिखो, लिखो लिखो सचेतक अपने दल के सदस्यों को, नेक्स्ट लाइन में लिखना, सचेतक अपने दल के सदस्यों को सदन में उपस्थित होने सचेतक अपने दल के सदस्यों को सदन में उपस्थित होने व मत देने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। मत देने के लिए या मतदान करने के लिए एक ही बात है, मत देने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। दिशा निर्देश जारी करता है। और यदि दल के सदस्य के द्वारा उसकी उपेक्षा की जाती है, और यदि दल के सदस्य के द्वारा उसकी उपेक्षा की जाती है तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? दल बदल अधिनियम की कार्यवाही उसके ऊपर लागू हो सकती है। उपेक्षा की जाती है तो उस पर दल बदल विरोधी अधिनियम, उपेक्षा की जाती है तो उस पर दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत, दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। समझ आ गई बात? एक नया वर्ड आपके सामने सचेतक आया है, दल बदल कानून आया है ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। विपक्ष का नेता होता है क्या? अच्छा, इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा कब से मिला था? कब मिला? 1977 में। थोड़ा ध्यान रखना, 1977 में मिला था। मोरारजी देसाई उस टाइम प्रधानमंत्री थे। मैंने आपको एक क्वेश्चन और पूछा था, ऐसा प्रधानमंत्री जिसका जन्मदिन 29 फरवरी को आता है। गुड। नेक्स्ट हमारा पद रहेगा लाभ का पद। सचेतक पूरा हो गया। लाभ का पद क्या होता है? पता है लाभ का पद क्या होता है? जिससे कोई लाभ होता है वो लाभ का पद होता है। ठीक, बस। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से ये परिभाषित नहीं किया गया कि लाभ का पद क्या है, तो कानून बने फिर उसके बाद में। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जिससे लाभ प्राप्त होता है ना, वो लाभ का पद है, इसका मतलब। लेकिन जिससे लाभ प्राप्त होता है, लाभ का पद है, तो लाभ का पद तो ये भी हो सकता है, जैसे मंत्री है मान लो, लाभ का पद भी है उसके पास, हो सकता है। यदि इसको लाभ के पद के दायरे से बाहर करना है तो संसद के पास अधिकार है,
हक है, संसद के पास एक शक्ति है, वो क्या कर सकते हैं, कोई नियम बना सकते हैं, इसका मतलब है ना, किसी भी प्रकार का नियम बना करके लाभ के पद के दायरे से किसी भी पद को बाहर कर सकते हैं। ऐसे अधिनियम काफ़ी बने भी और लाभ के पद के दायरे से बाहर हुए थे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। संसद ने इसके ऊपर सबसे पहले कानून जो बनाया था 1959 में बनाया था। कब बनाया था? 1959 में, और बहुत सारे पदों को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया 1959 में। उसके बाद में इसके ऊपर काफ़ी संशोधन हुए, 5 बार संशोधन हो गए उसके ऊपर। कब कब? एक तो 1993 में, ध्यान रखना, 1993, 1994, फिर 2000 में हुआ, फिर 2003 में, और फिर 2006। टोटल कितनी बार हो चुका है संशोधन? बार बार संशोधन इसलिए होता है कि कोई पद अगर लगे कि इसको भी लाभ के पद के दायरे से बाहर करना है तो उसके ऊपर इस प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। उस विधि में संशोधन हुआ है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, 93, 94, 2000, 2003, 2006 याद रखना। कल आपसे पूछूंगा कितनी बार हो चुके हैं और पहले कब बना? 1959। आज के लिए तब होता है। ठीक है, याद रख लेना, थोड़ा सा सचेतक वगैरह पढ़ लेना थोड़ा, है ना। ओके,